हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और दुनिया भर के बाजारों पर इसका असर पड़ रहा है। भारतीय बाजार भी इससे अछूते नहीं है। वोलेटिलिटी बहुत है बाजारों में और आपके और हमारे पोर्टफोलियोज किस कदर बिगड़े हुए हैं ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। पैनिक सेलिंग हो रही है, इन्वेस्टर्स में पैनिक है, लेकिन क्या इस पैनिक में नई बाइंग अपॉर्चुनिटी है? क्या इस पैनिक में हमें अपने सेंटिमेंट्स पर काबू रख करके बाजार पे भरोसा करना चाहिए? ये सब कुछ आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, बाजार का मूड माहौल जानने की कोशिश करेंगे और हमारे और आपके पोर्टफोलियोज पर किस तरीके का इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में पड़ सकता है, फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ समझेंगे। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद है यहाँ पर। केतन गुजराती जी हैं, क्वांटम एएमसी से हमारे साथ। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। जी सर, बाजार इस समय जितना वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है बाजार की कंडीशंस को समझना, मूड माहौल को समझना। इसलिए सबसे पहले तो आपसे शेयर मार्केट का आउटलुक जानना चाहती हूँ। सर, कैसा लग रहा है इस समय बाजार? क्या लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है? ये जो पैनिक आया हुआ है बाजार में, ये लॉन्ग टर्म रहेगा या फिर अभी सिर्फ जब तक ये ईरान वॉर वाला सिनेरियो है तब तक हम बर्दाश्त कर लें इसको? देखिए, जब भी तेल के रिलेटेड जो भी सिचुएशंस हुई है वर्ल्ड में, वर्ल्ड हम्म। वाइड, तो इंडिया को सबसे पहले असर पड़ता है इसके ऊपर। ना कि बिकॉज 80% अपना जो इंपोर्ट है वो तेल इंपोर्ट होता है अपने कंट्री में। तो हम्म। इससे दो तीन जगहों पे इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो सोर्सिंग लेवल पे इम्पैक्ट पड़ता है, दूसरा मतलब करेंसी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। और ये करेंसी का माहौल देख के एफआईआई का सेलिंग भी बढ़ जाता है उस समय में। हालांकि मैं ऐसे कहूंगा कि एक नेगेटिव पॉइंट के वजह से तीन चार नेगेटिव पॉइंट्स खुल जाते हैं और हम्म। उस वजह से वोलेटिलिटी काफी अधिक बढ़ जाती है। बट मैं समझता हूँ कि ये फिर भी एक शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी कहलाएगी, जो एक मार्केट की एक फीचर होता है मार्केट का। ये ऐसा नहीं है कि एक कोई चीज नहीं आई है, ये आती रहती है। हम्म। इसे हमें ऐसा देखना चाहिए कि ये हमें इनसे दोस्ती करनी चाहिए। ये समझना चाहिए कि ये तो हर साल में एक बार तो ऐसा करेक्शन आएगा जब 10% का मार्केट टूट सकता है। अब ये जो अभी फिलहाल जो इशू आया है, इसके अंदर मार्केट ये घबरा रहा है कि अगर ये वॉर लंबा चला तो हम्म। हमारी दो चीजें मुश्किल में पड़ जाएगी। पहली तो एक चीज कि हमारे पास उतना ईंधन है या नहीं, वो जी। पहली चीज। दूसरी चीज, जो इतना है वो बहुत महंगा हो गया, तो हमारी बाकी चीजों पे बहुत इम्पैक्ट आएगा। हम्म। कंपनियों पे, उनके पॉकेट्स पे, उनके खर्चों पे। और इस वजह से मार्केट थोड़ा उसको नाप रहा है और उस हिसाब से प्राइसेस घटा रहा है, क्योंकि मुनाफे थोड़े गिर सकते हैं कंपनीज के। जी, यानी कि सर अभी भी बाजार थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रहा है, या हम एक्सपेक्ट करें कि और गिरावट बाकी है अभी बाजार में? ये कंफ्यूजन और ज्यादा दिनों तक रहने वाली है? जी जरूर, कंफ्यूजन तो बनी रहेगी और थोड़े दिनों के लिए। बट हमें ये सोचना है कि क्या ये कंफ्यूजन या जो भी अभी का रिस्क है, ये अगले हम्म। साल के अर्निंग्स में या उसके 2 साल के अर्निंग्स में इम्पैक्ट करेगा क्या? इंडिया की बाकी जो इकोनॉमी की सिचुएशन है ये काफी स्ट्रांग है अदरवाइज। हम्म। आप अगर देखेंगे इंडिया का जो डेट टू जीडीपी जो नंबर कहलाता है, जो हम्म। कॉरपोरेट्स का बैलेंस शीट कहलाती है, मार्केट में अगर आप देखेंगे मार्जिन कितना है स्टॉक्स में, वो भी अगर देखा जाए तो हम उस हिसाब से काफी बेटर पोजीशनड है वर्सेस अदर मार्केट्स। ये जहां तक हम समझते हैं। और हम्म। हमें नहीं लगता है कि ये चीज की वजह से अगले 2 साल की अर्निंग्स में इतना इम्पैक्ट आएगा। तो हम जिस तरीके से हर कंपनी का एक इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे कि क्या फेयर भाव होना चाहिए एक कंपनी का बेस्ड ऑन उसकी अर्निंग्स और उसका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के हिसाब से, तो उसमें उतना बदलाव नहीं आता है एक क्वार्टर के वीकनेस के तौर पे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक शॉर्ट टर्म रहेगा, शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पे इम्पैक्ट नहीं आएगा इसका। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पर इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं सर, तो बाजार को स्टेबल रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय एफआईआईज की, जहां पर बहुत तेजी से सेलिंग हो रही है। एफआईआईज वापस कब तक लौटेंगे सर? ये सिचुएशन जब सही हो जाएगी तो एक्सपेक्ट करें कि एफआईआईज लौटेंगे? क्योंकि हम बीच में देख रहे थे कि बाइंग शुरू हुई थी और यह भी कहा गया था कि बाजार के वैल्यूएशन अब उतने अट्रैक्टिव हो गए हैं कि विदेशी निवेशक एक बार फिर से वापस आए, लेकिन ये पूरा सिनेरियो एक बार फिर से एफआईआईज की सेलिंग को ट्रिगर कर रहा है। जी सही फरमाया आपने। तो एफआईआई का जो बाइंग होता है यूजुअली वो तब आता है जब अर्निंग ग्रोथ की संभावना ज्यादा है। लास्ट हम्म। ईयर हम लोग देखेंगे एफआईआई की बिकवारी इतनी ज्यादा थी। इसकी ये वजह थी क्योंकि हमारे पास
ग्रोथ नहीं थी जो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स और यूएस में पाई गई, तो जो कि एआई रिलेटेड काफी स्टॉक्स थे जो जिनमें अर्निंग ग्रोथ काफी अच्छी थी। हम्म। बट इस माहौल में हम लोग को ये उम्मीद थी कि इस फरवरी से ऐसे लग रहा था कि इंडिया की भी अर्निंग्स या मुनाफे बढ़ने चालू हो गए थे, और हम्म। 2027 में जो मुनाफे आएंगे उसमें बढ़ोतरी की गुंजाइश है, काफी अच्छी बढ़ोतरी की गुंजाइश है। इसलिए एफआईआई की बाइंग चालू हुई थी, और हम भी उम्मीद लगा के बैठे थे कि अगर ये पैन आउट होता है तो एक अच्छा रिटर्न बन सकता है FY 27 में। पर अब ये नई जो रिस्क आई है, ये आउट ऑफ द ब्लू आई है, ये इसके हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये वॉर्स, ये चीजें अपने हाथ में नहीं होती, हम इसे फोरकास्ट नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं एक्सोजेनस रिस्क, जो बाहर से आती है, जो अपने हाथ में नहीं है। मैं ये नहीं समझता हूँ कि इससे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन एक डर तो रहेगा। तो आप कुछ तो प्रोबेबिलिटी, आप बोलते हैं अनुमान लगाएंगे कि थोड़ा अर्निंग कम आने की चांसेस है, और उस वजह से एफआईआई घबरा रहे हैं और एफआईआई से बेचे जा रहे हैं। एफआईआई का रीजन और एक होता है बेचने का, वो होता है कि इंडिया की रिस्क बढ़ गई है क्या। जैसे अभी ईंधन का प्राइसेस बढ़ने की वजह से होता है कि करेंसी में ज्यादा डिप्रिसिएशन आएगा, इंडिया की इकोनॉमी का रिस्क बढ़ गया है। तो हम्म। एफआईआई चाहते हैं कि ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो इसलिए क्या करते हैं, पहले शेयर प्राइस तोड़ते हैं, और फिर वहां से अच्छा रिटर्न बनेगा उस लेवल तक तोड़ते हैं कि उसके बाद रिटर्न अच्छा बनेगा। तो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि रिटर्न ज्यादा मांगते हैं हमसे, क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया की रिस्क बढ़ गई है, और इस वजह से थोड़ा कटौती उनकी सेलिंग आती है। बट मुझे लगता है कि उस हिसाब से जितना भी इंटरेक्शन या जितना भी हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको इंडिया पे कोई नेगेटिव व्यू हो गया है। बस खाली अभी उनको करेंसी क्या कैसे मूवमेंट होगा और शॉर्ट टर्म करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे मूव होगा, उसका थोड़ा डर लग रहा है, इसलिए थोड़ा सेलिंग चालू है। सर, आपने कहा कि एफआईआईज जो हैं वो प्राइस को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करें कि अभी बॉटम बनना बाकी है बाजार का। देखिए, काश मुझे ये पता होता, बट हम ये सोचेंगे कि आप अगर दूसरे तरीके से देखिए तो डीआईएस का बाइंग काफी स्ट्रांग है। इसकी दो वजह है। एक तो हम्म। एसआईपी फ्लोज है जो आते रहे हैं और आएंगे भी, बिकॉज इसमें लॉन्ग टर्म स्टोरी है, इंडिया की सेविंग्स इक्विटी मार्केट में चैनलाइज हो रही है। और दूसरा मतलब डीआईएस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, उनके पास दूसरे कोई मौके नहीं है इन्वेस्ट करने के। जैसे एक एफआईआई हो गया, उसके लिए कोरिया है, जापान है, यूएस है, यूरोप है, तो वो कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकता है। बट डीआईआई के लिए एक इंडिया ही है, आइदर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें या बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। सो डीआईआई इन्वेस्टिंग चालू रहेगी, और इनफ्लोज भी चालू रहेगी। सो इन दो वजहों की वजह से मुझे लगता है कि एक सपोर्ट तो मिलेगा मार्केट को जल्दी, और हम्म। वहां से स्पेशली वो जगह पे जहाँ पे वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो जाए। हम ये समझते हैं हमारी कंपनी में दैट लार्ज कैप काफी अट्रैक्टिव हो गया है अभी, और हम्म। लॉन्ग टर्म रिटर्न जो इक्विटी में बनता है उसकी बनने की गुंजाइश है यहाँ से। इसलिए हम लोग तो पॉजिटिव व्यू बना के रखे हैं। जी। और सर, अगर आपको पॉजिटिव व्यू है तो फिर ये जानना भी जरूरी है कि कौन से सेक्टर्स जो हैं वो अच्छे नजर आ रहे हैं इस क्राइसिस सिचुएशन में। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो रडार पर रख सकते हैं लॉन्ग टर्म नजरिए से अगर देखा जाए। डिफेंस एक अट्रैक्टिव बेट लग रहा है क्या इस समय? तो डिफेंस में काफी रोमांचक मोड पे है ये सेक्टर। अगर हम्म। आप देखेंगे पिछले 10 साल में द वॉरफेयर जैसा बदल गया है। पहले एक आर्मी होकर हुआ करती थी, लैंड पे हम्म। जाके टैंक्स यूज होते थे, उससे अटैक होते थे, गन्स और राइफल्स यूज होते थे। अब ये सब मॉडर्न वॉरफेयर हो गया है, जहाँ पे काफी ड्रोन्स और मिसाइल के रूप में अटैक्स होते हैं। तो पूरा नया टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है, और उसकी वजह से काफी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो मैं समझता हूँ कि एक काफी अच्छी लॉन्ग टर्म स्टोरी है, ये 10 साल की स्टोरी है, एक हम्म। दो साल में खत्म नहीं। और बट पिछले 3-4 सालों में ये डिफेंस के शेयर्स इतने बढ़ चुके हैं कि हम इसकी राह देख रहे हैं कि एक अच्छे प्राइस पे आएंगे तब हम जोड़ेंगे। अभी के लिए हम लोग ने कोई इसमें एडिशन नहीं किया है। बट बाकी स्टोरी तो काफी अच्छी है, बट ये लंबे समय के लिए रहेगी, ये कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, अपने प्राइस पे खरीदेंगे हम, और इसकी राह देख रहे हैं। फंडामेंटल नजरिए से कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं जिसको आप लोग अभी काउंटर कर रहे हैं? जी, पहला तो रिस्क ये था जो पिछले साल जो नजर में आया था, एक था तो टैरिफ का, जहाँ पे हम लोग को ये नहीं पता चल रहा था कि ये टैरिफ अगर आता है तो इस वजह से दूसरी 2-3 चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती है लॉन्ग टर्म में, विच इज दी हम्म। एफडीआई फ्लोज।
इंडिया के लिए एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स दो तरीके से इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। एक तो शेयर्स खरीदते हैं मार्केट से, या खुद का प्लांट मशीनरी इधर या बिजनेस अपना व्यवसाय यहाँ पे सेटअप करते हैं। तो वो जो व्यवसाय सेटअप करने में हो सकता है कि वो आना इधर बंद कर दे, क्योंकि इंडिया पे बहुत बड़ा पेनल्टी भी लगा था, और डर ये लग रहा था कि अगर इस वजह से एफडीआई कम आता है तो हम लोग का ग्रोथ रेट में इम्पैक्ट पड़ सकता है। पर वो रिस्क अभी टोटली चली गई है। दूसरी रिस्क अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि अर्निंग ग्रोथ पे कुछ इम्पैक्ट आएगा कि नहीं। जैसे शेयर रिटर्न्स जो आते हैं हमारे, वो हम्म। मुनाफा ही ऊपर जाने की वजह से आते हैं। तो मुनाफा ऊपर गया 10%, तो शेयर प्राइस का रिटर्न लगभग 9 से 11% के बीच रहेगा। ऐसा यूजुअली चलता है, हाथ 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 में हाथ मिलाए। तो अर्निंग ग्रोथ में अगर वापस कटौती आती है तो देर इज अ रिस्क की वैल्यूएशंस और डी रेट हो सकते हैं। तो भले अर्निंग 2-4% से कम आई, लेकिन वैल्यूएशंस और 5% से घटेंगे तो टोटल 10% की भी गिरावट आ सकती है। तो थोड़े इन्वेस्टर्स वो ध्यान में रखते हुए प्राइसेस मतलब धीरे धीरे एडिशन कर रहे हैं। इसीलिए आपको एक ब्रेक क्या बोलते हैं एक शार्प फॉल दिख रहा है काफी शेयरों में, बिकॉज इन्वेस्टर्स मतलब डीआईएस ऐसे सोच रहे हैं कि अगर इसको मैं और भी घटा दूं और उसके बाद खरीदूं तो मेरा शायद प्रॉफिट बनने की चांसेस ज्यादा है। इसलिए थोड़ा 10% का फॉल दिख रहा है, वर्सेस से 2-3% का दिखना चाहिए था। जी। सर एक आखिरी क्वेश्चन आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ नंबर्स मैं रख देती हूँ आपके सामने और हमारे व्यूअर्स के सामने भी। एसआईपी इनफ्लो, एम्फी का डेटा आया है फरवरी का। एसआईपी इनफ्लो जो है वो 29,845 करोड़ है, जो कि अगर हम जनवरी से कंपेयर करें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 4% कम है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का नेट इनफ्लो जनवरी के 24,029 करोड़ से 8% ऊपर है। फरवरी में 25,978 करोड़, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% की गिरावट है। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सब में अच्छी ग्रोथ आई है, अच्छे इन्फ्लोज आए हैं। लेकिन गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स में गिरावट आई है, भारी गिरावट आई है। अगर मैं कहूं तो जनवरी से 78% इन्फ्लोज कम हुए हैं। सर सिनारियो बदल रहा है, पोर्टफोलियो को भी रिजेक्ट करने की जरूरत है, एक बार फिर से एसेट एलोकेशन पे ध्यान देने की जरूरत है, और अगर है तो कैसे हम रिजेक्ट करें पोर्टफोलियो? देखिए, अगर आपके पास एडवाइजर है तो आप उनसे ज़रूर सलाह लें कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, और उस हिसाब से आप एसेट एलोकेशन की तरफ देखें। हम्म। दूसरा तरीका, हम जो एएमसी के तौर पे हम लोग मल्टी एसेट फंड्स ऑफर करते हैं, जहाँ पे सारे एसेट्स में फंड मैनेजर कॉल लेता है बेस्ड ऑन कौन सा एसेट अभी सस्ता है और कौन सा एसेट अच्छा रिटर्न बनाने की चांस रखता है। तो उस हिसाब से वो मल्टी एसेट फंड इज अनदर वे टू लुक एट इट। तीसरा मैं ये कहूँगा कि आज के बाजार में जितना रिस्क पता चल रहा है कि रिस्क है, तो हम समझते हैं कि थोड़ा लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बनाना थोड़ा सेफ रहेगा, क्योंकि वहाँ हम्म। पे रिस्क रिवॉर्ड का है। तो हम अपना जो भी जोड़ रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट्स, हम लोग लार्ज कैप की तरफ थोड़ा ज़्यादा बायस्ड है। बट एट द सेम टाइम स्मॉल कैप में दुविधा ये है कि पूरा स्मॉल कैप चीप नहीं हुआ है अभी तक। इंडिविजुअल शेयर्स काफ़ी सस्ते हुए हैं, 30-40% की गिरावट आई है उनमें। तो वो काफ़ी डिस्काउंट पे चल रहे हैं अपने फेयर वैल्यू के। तो उस हिसाब से आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा। तो हम लोग जो एक्टिव म्यूचुअल फंड का काम है कि हम लोग स्टॉक पिकिंग करते हैं, तो इट इज वी कॉल इट एज स्टॉक पिकर्स मार्केट। कि हम्म। जो स्टॉक्स जिनमें ज्यादा अपसाइड की पोटेंशियल की गुंजाइश है, वहां पे हम अपना पैसा जोड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लार्ज कैप में एज अ होल मार्केट इज ऑफरिंग वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड इन आवर ओपिनियन, बट इन स्मॉल एंड मिड कैप्स इट हैज टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। इट हैज टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। थैंक यू सो मच केतन। आपने जो भी बाजार के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में इंसाइट्स दी हैं, अपने व्यूज दिए हैं। सर अगर आपको कोई डिस्क्लेमर देना है तो प्लीज दे दें। सो हमारी फैक्ट शीट्स जो भी मैंने रेफरेंस किया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वो हमारे फैक्ट शीट में पब्लिश्ड है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक तो हम बात नहीं कर सकते एज पर कंप्लायंस। जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच।